विचार करेंगे तो आपको लगेगा कि योग दर्शन में हम चित्त और चित्त की वृत्तियों के संदर्भ में जो कुछ पढ़ रहे हैं वो वास्तव में मानव चेतना के बारे में ही पढ़ा जा रहा है। लेकिन इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत चेतना वास्तव में है क्या, उस चेतना को वैज्ञानिक किस दृष्टि से देखते हैं, उस चेतना को मनोवैज्ञानिक किस दृष्टि से देखते हैं, उस चेतना को दार्शनिक लोग किस दृष्टि से देखते हैं, इन विभिन्न पक्षों पर हम विचार करेंगे। तो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। जो चेतना के संदर्भ में हमें मिलने वाली जो परिभाषाएं हैं, उन परिभाषाओं पर हम विचार करेंगे और फिर विभिन्न क्षेत्रों में चेतना को लेकर के क्या क्या विचार विद्वानों ने प्रकट किए हैं, उन सबको हम पढ़ेंगे। नीलम, आप अपने को अनम्यूट कर रहे हैं? ठीक है, चलिए तो मैं अब आपके सामने अपनी स्क्रीन प्रेजेंट करूंगा। मैं समझता हूं कि आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, जिस पर लिखा हुआ दिख रहा है। यस सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आप देखिए, सबसे ऊपर मैंने जो चेतना की एक परिभाषा, जो हमें प्रायः न्याय दर्शन में एक सूत्र मिलता है, उस सूत्र के आधार पर मैं आपको चेतना का स्वरूप जो भारतीय दर्शन में माना जाता है, उसकी एक परिभाषा का, उस परिभाषा का दृष्टिकोण आपके सामने आएगा कि दार्शनिक दृष्टि से जब हम विचार करें तो चेतना की क्या परिभाषा होगी। कॉन्शसनेस, जो चैतन्य है, उसको हम कैसे परिभाषित कर सकेंगे। तो आप देखिए, सूत्र है सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न ज्ञानानि। हेलो, आप कुछ, कोई कह रहा है क्या कुछ? जस्ट अ मिनट। नीलम, आपकी आवाज टूट टूट के आ रही है। यदि आप कुछ कह रही हैं तो अलग बात है, नहीं तो अपने को म्यूट कर लें आप। जी, अच्छा, कुछ विद्यार्थी अभी ज्वाइन करना चाहते हैं। तो हम बात कर रहे थे सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान। इनको आत्मा का लिंग कहा, आत्मा को पहचानने के साधन। इसके आधार पर आप जान सकते हैं कि जहां जहां ये चीजें हैं, वहां वहां आत्म तत्व है। अब इस आत्म शब्द को हटाएं और यदि आप ये कहें कि जहां जहां सुख दुख इच्छा द्वेष और प्रयत्न, सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न और ज्ञान, जहां जहां देखने को मिले वहां वहां चेतना होती है, वहां वहां कॉन्शियसनेस होती है। सुख की अनुभूति बिना चैतन्य के नहीं हो सकती। जिसको भी सुख हो रहा है,
जिसको भी सुख की अनुभूति हो रही है, जिस पदार्थ को भी, जिस तत्व को भी, जिसको भी दुख की अनुभूति हो रही है, जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर द्वेष है, द्वेष का मतलब है अलग होने की चीज, प्रयत्न, आप किसी एक दिशा विशेष में आप प्रयत्न कर रहे हैं, माने आप उठकर एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि जो पदार्थ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है उठ करके अपनी इच्छा से, वहां कॉन्सियसनेस है। तो ये एक न्याय दर्शन से सूत्र उठा करके मैंने इसलिए रखा कि मैं आपको बता सकूं कि हमारे दार्शनिकों ने भी चेतना को अपनी दृष्टि से परिभाषित करने का प्रयत्न किया। इसमें सीधा सीधा इस सूत्र में कहा गया है कि सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान, जो भी जान रहा है, जो अपने को जान रहा है, जो अपने आसपास की वस्तुओं का बोध कर रहा है, वो चेतना है। जिसमें प्रयत्न है, जिसमें भी एफर्ट आप देख रहे हैं, और एफर्ट भी इच्छा पूर्वक प्रयत्न है या द्वेष पूर्वक प्रयत्न है, वहां सर्वत्र आपको चेतना समझनी चाहिए, वहां चैतन्य है। इसलिए न्याय दर्शन में इसको आत्मा का लिंग कहा। लिंग का मतलब है उसको जानने के साधन, क्योंकि आत्मा का सीधा प्रत्यक्ष तो होता नहीं। ऐसे तो न्याय दर्शन में ये भी कहा है कि चेतना का व्यक्ति को स्वयं प्रत्यक्ष होता है, अपने होने का अनुभव जिसको भी है वह चेतना है। अहम अस्मि, मैं हूं, मेरी स्वयं की अनुभूति मुझे होती रहती है। इसके अतिरिक्त सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न और ज्ञान जहां भी हैं, वहां हम चेतना मानेंगे। तो यदि कॉन्शसनेस की परिभाषा इस दृष्टि से देखी जाए तो आप कह सकते हैं जिसको भी सुख होता है, जिसको भी दुख होता है, जिसके अंदर इच्छा है, जिसके अंदर द्वेष है, जहां एफर्ट प्रयत्न है, और जो जिसके अंदर ज्ञान की अवस्था है, वो चेतना है, वो कॉन्शसनेस है। अब अगली परिभाषा आप देखिए। चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान कराती, वह चेतना है। चेतना के कारण ही कोई भी जीव जीवित रहता है। जैसे ही चैतन्य वहां से समाप्त हो जाए तो उस प्राणी को हम कहेंगे वो मृत हो गया। तो चैतन्य ही हमारे जीवन की आधारभूत स्थिति है। इस चेतना का स्तर अलग अलग हो सकता है जीवों में, लेकिन मनुष्य में यह चेतना बहुत प्रकट रूप में है। अन्य जीव जंतुओं में भी अलग अलग चेतना का स्तर मिलेगा, लेकिन मनुष्य की चेतना अद्भुत है। तो इस परिभाषा में आप देखें, चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है। यदि हम इसे यूनिवर्सल केवल मनुष्य की बात न कह के करें तो चेतना प्राणियों की वह विशेषता है जो उन्हें जीवित रखती है। और जिसके कारण प्रत्येक प्राणी अपने विषय में तथा अपने वातावरण के आसपास वातावरण के विषय में ज्ञान प्राप्त करता है, क्योंकि उसकी चेतना ही उसे अपने होने का बोध कराती है और उसके आसपास क्या घट रहा है, आसपास क्या पदार्थ हैं, वो पदार्थ उसके प्रति किस तरह से एक्ट या रिएक्ट कर रहे हैं,
उन पदार्थों के आधार पर उसको किस तरह से एक्ट या रिएक्ट करना है, ये सारी चीज चेतना के आधार से ही होती है, चैतन्य के। मनुष्य में इसी ज्ञान या इसी विचार शक्ति को हम बुद्धि भी कह देते हैं, इसी को मन भी कह देते हैं, इसी को चित्त भी कह देते हैं, और यही अंततः दर्शन में इसी को आत्म तत्व भी कह देते हैं। क्योंकि दार्शनिक दृष्टि से विचार किया जाए तो ये चैतन्य आत्म तत्व के कारण आता है। हम योग दर्शन में पढ़ रहे हैं ना कि जैसे ही पुरुष जो कि चेतन है प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति से बुद्धि, अहंकार और मन ये सब उत्पन्न होते हैं जो चित्त कहलाते हैं। यद्यपि प्रकृति जड़ है, जड़ होने के कारण मन, बुद्धि, अहंकार जो चित्त है वो भी जड़ है, लेकिन इस पुरुष चैतन्य के संयोग के कारण वो चित्त में, ये चित्त भी चैतन्य की तरह काम करता है और उस चित्त में हमारे आसपास की सब चीजें प्रतिबिंबित होने लगती हैं। उस चित्त के कारण ही हम जो है ना अपने आसपास की दुनिया को देखने लगते हैं। हमारी आंखें देखती हैं और आंखें अंदर चित्त को दे देती हैं और चित्त में प्रत्येक पदार्थ का प्रतिबिंब बनता है। बिंब हम बाहर देखते हैं और हमारे बुद्धि में, हमारे चित्त में, हमारे मस्तिष्क में बाह्य पदार्थों का प्रतिबिंब बनता है और उस प्रतिबिंब के आधार पर ही चेतना अपने आसपास की समस्त वस्तुओं का अनुभव करती है, अपना भी अनुभव करती है और अपने समस्त आसपास की वस्तुओं का अनुभव करती है। जब हम बाहर कोई पदार्थ देखते हैं, मान लीजिएगा मैं कोई पेड़ देख रहा हूं तो पेड़ का प्रतिबिंब मेरे मस्तिष्क में बनता है और उस प्रतिबिंब के आधार पर मैं बाहर के उस पेड़ का, उस वृक्ष का और अन्य पदार्थों का मैं अपने आसपास अनुभव कर पाता हूं। ये चेतना के कारण ही होता है। इसलिए एक बार इस परिभाषा को मैं फिर से पढ़ता हूं। चेतना मनुष्य की वह विशेषता है जो उसे जीवित रखती है और जो उसे व्यक्तिगत विषय में तथा अपने वातावरण के विषय में ज्ञान कराती, अपना भी बोध कराती है और अपने वातावरण का बोध भी कराती है। उसके आसपास वातावरण में किस तरह के पदार्थ हैं उन सब का बोध कराती है। ये बिल्कुल ऐसे ही है चेतना, आप कह लीजिए जैसे दीपक। दीपक का प्रकाश, दीपक जो है ना वो अपने प्रकाश से स्वयं को भी प्रकाशित करता है और अपने आसपास के पदार्थों को भी प्रकाशित करता है। अब एक तीसरी परिभाषा मैंने अंग्रेजी से ली है जिसको मैं पढ़ता हूं आपके सामने। एक मिनट, संभवतः कोई विद्यार्थी ज्वाइन करना चाहता है। ओके, so let me read this definition of consciousness. Consciousness refers to your individual awareness. जो बात हम ऊपर भी, चाहे वो संस्कृत की परिभाषा हो, चाहे वो हिंदी में लिखी हुई परिभाषा हो, उन सब में आप यही बात पाएंगे। परिभाषा तो परिभाषा है, आखिर में चेतना को परिभाषित कर रहे हैं, लेकिन मैंने 2-3 परिभाषाएं उठा ली जिससे मैंने कहा हम डिस्कशन कर पाएंगे। Consciousness refers to your individual awareness of your unique thoughts. Unique thoughts, मेरे चेतना में क्या चल रहा है ये मेरा यूनिक थॉट्स है, ये मेरी विशेषता है, यही वैशिष्ट्य। जब हम सांख्य, आप में से अनेकों ने यदि सांख्य के संदर्भ में पढ़ा हो तो पुरुष को, चेतना को विशेष कहा गया। तो यूनिक थॉट्स, मेमोरीज, फीलिंग्स, सेंसेशन एंड एनवायरमेंट्स। तो हमारी जो इंडिविजुअल अवेयरनेस है
जो हमारी यूनिक थॉट्स के बारे में, यूनिक मेमोरीज के बारे में, यूनिक फीलिंग्स के बारे में, यूनिक सेंसेशंस के बारे में एंड आसपास के एनवायरनमेंट्स के बारे में, यही वास्तव में कॉन्शियसनेस है। इस कॉन्शियसनेस के आधार पर ही मेरा विचार, मेरी स्मृतियां, मेरे अनुभव, मेरी भावनाएं, इनकी मैं अनुभूति करता हूं और मेरे आसपास जो वातावरण है उसकी भी अनुभूति मैं अपने चेतना के आधार से कर पाता हूं। हम सब कर पाते हैं। आगे इस परिभाषा में एसेंशियली योर कॉन्शियसनेस इज योर अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। ये मतलब आप जिस्ट कह लीजिए इस डेफिनेशन की। Your consciousness is your awareness of yourself and the world, and this awareness is subjective and unique। क्योंकि मुझे मेरे होने का बोध, अपने बारे में जब हम सब बोध करते हैं, ये यूनिक अवेयरनेस है। और जब हम अपनी अराउंड, अपने चारों तरफ के वातावरण का भी हम अनुभव करते हैं, that experience is also unique। So the awareness is subjective and unique to you। If you can describe something you are experiencing in words, then it is part of your consciousness। जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, if you can describe that experience in words, तो वो जो एक्सपीरियंस है, वो भी जिसे आप शब्द में कह रहे हैं, शब्द के द्वारा प्रकट कर रहे हैं, वो भी आपके ही कॉन्शियसनेस का पार्ट है। तो इन तीनों परिभाषाओं पर आप देखें, चाहे वो संस्कृत में है, चाहे वो हिंदी में है, चाहे वो अंग्रेजी में है, हम निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि भाई कॉन्शियसनेस वो है जिससे हमें अपना ज्ञान होता है। वो ज्ञान अनेक रूपों में हो सकता है। कभी कभी हम सुख का अनुभव भी उसी चेतना से करते हैं, कभी दुख का अनुभव भी उसी चेतना से करते हैं। उसी चैतन्य के आधार पर प्रयत्न जैसी चीजें भी होती हैं, क्योंकि चेतना ही आधार है। यदि चैतन्य न हो, यदि हम न जाने तो किसी वस्तु को प्राप्त करने के लिए हम प्रयत्नशील नहीं होंगे, या किसी वस्तु से हटने के लिए हम उद्यत नहीं होंगे। तो मौलिक दृष्टि से योर कॉन्शियसनेस इज योर अवेयरनेस ऑफ योरसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड यू। ये हमने कॉन्शियसनेस के बारे में, चेतना के बारे में एक सामान्य जो बोध है। अब ये कॉन्शियसनेस, जैसा मैं कह रहा था कि मनुष्य में इस कॉन्शियसनेस का स्तर जो है ना, वो बहुत हाई होता है। यही कारण है कि हम अपने आसपास के वातावरण का चिंतन अन्य जो पशु पक्षी हैं, उन पशु पक्षियों में जो चेतना है, उस चेतना से वो पशु पक्षी अपने वातावरण को एक सीमा तक समझने का यत्न करते हैं और समझते हैं और उसमें अपना काम चलाते हैं। उसमें कैसे सुरक्षित रह सकें उस वातावरण में, क्या उनके लिए भोज्य है, क्या वो खा सकते हैं, कैसे अपने को सुरक्षित रख सकते हैं, कैसे भाग सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। इस तरह की चेतना हम विभिन्न प्राणियों में देखते हैं, लेकिन मनुष्य की चेतना का स्तर बहुत विशिष्ट है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है, सभी जो प्राणी हैं, संसार में जितने भी प्राणी हैं, जिनमें भी चैतन्य है, जिनके पास भी शरीर है, उन शरीरधारियों में मनुष्य का मस्तिष्क सबसे जटिल है
उसमें जिस तरह से सूचनाओं की प्रोसेसिंग होती है वो बहुत अद्भुत है। यही कारण है कि मनुष्य इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ प्राणी बन गया है और वो इस दुनिया पर एक दृष्टि से राज करता है। अब हम वैज्ञानिक दृष्टि से चेतना के स्वरूप पर विचार करेंगे। जीवधारियों में स्वयं और अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने, उन्हें समझने तथा उनकी बातों का मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम चेतना है। ये बात लगभग हम ऊपर भी कह चुके हैं, इसमें कुछ चीजें और जुड़ी हुई हैं। अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध होने एक बात, उन्हें समझने तथा उनका मूल्यांकन करने की शक्ति का नाम चेतना है। स्वयं का बोध तो चेतना से होता ही होता है, लेकिन अपने आसपास के वातावरण के तत्वों का बोध भी चेतना करती है, उनको समझने का यत्न करती है और उनका मूल्यांकन भी करती है। कोई पदार्थ जो मेरे आसपास है वो पदार्थ मेरे लिए कितने उपयोगी हैं, इनमें से कौन सा पदार्थ मेरे लिए भोज्य है, भोजन है, कौन सा पदार्थ मेरे लिए अहितकारी है, ये सब मूल्यांकन करने का काम चेतना ही करती है। विज्ञान के अनुसार चेतना वह अनुभूति है जो मस्तिष्क में पहुंचने वाले ज्ञानात्मक आवेगों से उत्पन्न होती है। देखिए, हमारे पास हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, आंखें हैं। आंखें बाहर देखती हैं, बाहर के पदार्थों का प्रतिबिंब हमारे मस्तिष्क में जाता है। ये एक जो प्रतिबिंब बाहर हमने देखा, ये एक तरह का ज्ञानात्मक आवेग है जो मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुआ। और ये ज्ञानात्मक आवेग जो बाहर से मैंने अनुभव किया और जैसे ही मेरे मस्तिष्क में गया तो इसकी प्रोसेसिंग आरंभ हो जाती है। तो ये जो विभिन्न ज्ञानात्मक आवेग हैं मेरे मस्तिष्क में इकट्ठे होते रहते हैं, न्यूरॉन्स में इकट्ठे हो जाते हैं। प्रत्येक जो है ना उसका इम्प्रिंट बन जाता है। हर एक आधुनिक विज्ञान बताता है कि हमारे मस्तिष्क में जो है ना असंख्य न्यूरॉन्स है। लगभग नीचे देखो हमने लिखा 1 अरब। ये एक आनुमानिक संख्या है, कोई गिने नहीं गए हैं, लेकिन लगभग 1 अरब न्यूरॉन्स जो तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो इस संख्या में है। और बाहर से उत्पन्न होने वाला कोई भी ज्ञानात्मक आवेग जो है वो हमारी एक तंत्रिका के किसी हिस्से में सुरक्षित हो जाता है। और बाद में ऐसे ही इन विभिन्न प्रकार की ज्ञानात्मक श्रृंखलाओं का नाम ही आधुनिक विज्ञान में चेतना है। जैसा आप जानते हैं कि विज्ञान उस तत्व को, किसी भी तत्व को तब तक स्वीकार नहीं करता जब तक कि उसका प्रयोगशाला में प्रयोगात्मक स्थिति में विवरण न दिया जा सके। इसलिए दर्शन में जिसे चेतना समझा जाता है, जिस चैतन्य, जो पुरुष तत्व, जो आत्म तत्व, ऐसे किसी आत्म तत्व या किसी चैतन्य पुरुष की अवधारणा विज्ञान में नहीं होती है। इसके पीछे कारण यह है कि विज्ञान उस बात को ही स्वीकार करता है जिस पदार्थ के विषय में प्रयोगशाला में प्रयोग किया जा सके।
और प्रयोगशाला में आत्म तत्व जैसे किसी पदार्थ की स्थिति अभी तक जानी नहीं गई है। इसलिए वैज्ञानिकों की दृष्टि में आत्म तत्व का अध्ययन विज्ञान के क्षेत्र से बाहर की बात है। इसलिए कुछ वैज्ञानिक उस आत्म तत्व का निषेध भी करते हैं और कुछ कहते हैं कि भाई हम बता नहीं सकते, यदि कोई आत्म तत्व है, कोई ऐसा चैतन्य है या नहीं है, हम बता नहीं सकते। लेकिन विज्ञान के अनुसार है क्या कि हम जो बाहर जितनी चीजें ऑब्जेक्ट देख रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट्स मस्तिष्क में जाते हैं और मस्तिष्क की जो विद्युत तरंगे हैं, जो कोशिकाएं हैं, उनमें ये बाहर के बोध इकट्ठे होते रहते हैं और ये इकट्ठे होकर के जो ज्ञान की एक श्रृंखला बनती है, वही श्रृंखला वास्तव में चेतना का स्वरूप है। देखिए, जैसे इस संदर्भ में विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न स्थितियां हैं। वैसे तो चेतना की दृष्टि से प्रायः सभी दर्शन जो आत्म तत्व है उसी को स्वीकार करते हैं कि वही चेतना है। लेकिन जब मानव चेतना के संदर्भ में हम बात करते हैं तो मानव चेतना आत्म तत्व से अतिरिक्त चीज भी है। क्योंकि जो दर्शन हमें बताता है वो चैतन्य जो है ना, उसकी दृष्टि से चैतन्य तो निष्क्रिय है। आपने सांख्य में भी पढ़ा, आप योग में आगे पढ़ेंगे भी, कि जैसे हम पुरुष या आत्म तत्व कह रहे हैं उसमें वास्तव में सक्रियता नहीं है। सक्रियता तो उसके अंतर्गत जो चैतन्य जो हमें दिख रहा है, जो गति हम सब चीज कर रहे हैं, ये सब चीजें प्रकृति के संपर्क में आने के बाद चीज होती है। यदि आत्मा को शरीर न मिले तो फिर आत्मा इस संसार को नहीं देख सकता, आत्मा वृक्ष को नहीं देख सकता, वृक्ष पर लगे हुए फलों को नहीं देख सकता, वृक्ष पर लगे हुए फलों का उपभोग नहीं कर सकता। ये सब चीजें जो जिसे हम सांसारिक चैतन्य कह रहे हैं, ये चैतन्य तो तभी उत्पन्न होता है जब जीवात्मा या पुरुष जो है ना वो प्रकृति के संपर्क में आ जाता है और उसको शरीर मिल जाता है, उसको बुद्धि मिल जाती है। क्योंकि बाहर के सभी पदार्थों को आत्मा अपनी बुद्धि में ही प्रतिबिंबित करता है, अपने चित्त में ही उनका प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यदि हम शुद्ध चेतना की बात करें तो शुद्ध चेतना तो आत्म तत्व है दर्शन की दृष्टि से, शास्त्र की दृष्टि से। लेकिन जो कार्यकारी चेतना है, जो चेतना चैतन्य हमारे चारों तरफ फैली हुई है, इस चेतना में वो शुद्ध आत्म तत्व भी है और प्रकृति का तत्व भी शामिल है, तब हमें इस चैतन्य की अनुभूति हो रही है। तो चलिए, हम विज्ञान की दृष्टि से बात कर रहे थे, तो मैंने मस्तिष्क के विषय में भी थोड़ा यहाँ कलेक्ट किया, थोड़ा लिखा कि मस्तिष्क जो है ना वो जंतुओं की केंद्रीय तंत्रिका का तंत्र या नियंत्रण केंद्र है। आप समझ लीजिए, तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र। जो जीव जंतु हैं जिनमें भी मस्तिष्क होता है, कुछ ऐसे भी विज्ञान बताता है, कुछ ऐसे जीव भी हैं जिनमें मस्तिष्क नहीं होता है। कुछ समुद्री जीव इस तरह के होते हैं, संभवतः स्पंज आदि, कि उनमें मस्तिष्क नहीं है। कुछ जीव जंतुओं का मस्तिष्क ऐसा होता है कि वो केंद्रीभूत नहीं होता, एक जगह इकट्ठा नहीं होता, वो चलता फिरता रहता है। कुछ फिश वगैरह, जेली फिश और इन सब में ऐसा होता है। और कुछ जो विशेष रूप से स्तनधारी प्राणी है, जो मनुष्य है जैसे, उनमें, उन सभी प्राणियों में मस्तिष्क जो है ना वो हमारे सिर में स्थित होता है और हमारा जो स्कल है, ऊपर जो खोपड़ी है,
इससे सुरक्षित रहता है। इसमें ज्ञानेंद्रियां, मुख्य रूप से ज्ञानेंद्रियां आंख, नाक, जीभ, कान, इनसे जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर बाहर की दुनिया के जो आवेग हैं, जो ज्ञानात्मक आवेग हैं, जो प्रतीति वाले आवेग हैं, वो सब इन्हीं हमारी आंख, नाक, जिह्वा, जिसे रसनेन्द्रिय कहते हैं, कान, इनके माध्यम से ही, और त्वगिंद्रिय, इसके माध्यम से ही हमारे यहाँ, हमारे मस्तिष्क में वो सब सूचनाएं इकट्ठी होती हैं। और मानव मस्तिष्क में लगभग 1 अरब कोशिकाएं स्वीकार की गई, इससे ज्यादा भी होंगे और उसके आसपास, जिन्हें हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और जिनमें से प्रत्येक अन्य जो है ना, अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से, प्रत्येक अन्य तंत्रिका कोशिकाओं से 10,000 से भी अधिक संयोग स्थापित करती है। प्रत्येक कोशिका दूसरे कोशिका से भी संपर्क में रहती है, और ये संपर्क 10,000 से अधिक। तो आप समझते हैं कि किस तरह की एक कोशिका में कोई एक सूचना आबद्ध हुई, और वो सूचना फिर अन्यों के साथ मिलकर के किस तरह से पूरा प्रोसेसिंग की प्रक्रिया होती है, इसी का अध्ययन न्यूरोसाइंस में किया जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट करते हैं। और आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से हम सोचें, जिसमें हमारा आयुर्विज्ञान, मॉडर्न हेल्थ साइंस, उसमें हमारे मस्तिष्क में होने वाले जो आवेग हैं, जो विद्युत तरंगे हैं, यही वास्तव में चेतना है। ये विद्युत तरंगें जब तक चलती रहती हैं तब तक हम चेतना का अनुभव करते हैं, और जिस भी कारण से ये विद्युत तरंगें शांत हो जाएंगी, उसी समय चेतना समाप्त हो जाएगी। हमारा रक्त प्रवाह हमारे मस्तिष्क में जाता है, मस्तिष्क में रक्त प्रवाह, बाकी हम ऑक्सीजन ले जाता है, ऑक्सीजन, और इन सारी प्रक्रिया से मस्तिष्क में न्यूरॉन्स जो है ना, इन समस्त आवेगों का परीक्षण, मूल्यांकन निरंतर करते रहते हैं, और ये चेतना का प्रवाह एक तरह से बहता रहता है। कभी बहुमात्रा में हो जाता है, कभी शांत हो जाता है। जब हम सो रहे होते हैं तो ये चेतना बहुत शांत अवस्था में बहती है, लेकिन चैतन्य उस अवस्था में भी रहता है। तो ऐसा हमें आधुनिक विज्ञान बताता है। अब हम मनोविज्ञान की दृष्टि से इस चेतना के संदर्भ में विचार करेंगे। इस संदर्भ में आपको मैं बात बताऊं, पहले इस चेतना का जो अध्ययन है, चैतन्य का अध्ययन, केवल दर्शन का विषय था। आरंभ में हम जब इस चेतना का इतिहास, चेतना के अध्ययन का इतिहास पढ़ेंगे, तो आरंभ में चेतना तत्व के विषय में, कॉन्शियसनेस के विषय में दार्शनिकों ने विचार आरंभ किया, और बहुत काल तक इस चैतन्य का अध्ययन, चेतना का अध्ययन दर्शन का ही विषय रहा। उसके बाद जब मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र से अलग शास्त्र के रूप में स्थापित हुआ, तो चेतना का अध्ययन मनोविज्ञान का विषय बन गया। और मनोविज्ञान में चेतना को लेकर के बहुत सूक्ष्म अध्ययन आरंभ हुआ। और मनोविज्ञान की दृष्टि से चेतना मानव में उपस्थित वह तत्व है जिसके कारण उसे सभी प्रकार की अनुभूतियां होती हैं। ऐसा तो हम ऊपर भी पढ़ के आए हैं, दर्शन में भी ऐसी है, सभी प्रकार की अनुभूतियों का कारण, चाहे वो सुख की अनुभूति है, चाहे वो दुख की अनुभूति है,
चेतना के कारण ही हम देखते, सुनते, समझते और अनेक विषयों पर चिंतन करते हैं। दैट्स ओके। इसके कारण हमें सुख दुख की अनुभूति भी होती है और हम इसी कारण अनेक प्रकार के निश्चय करते हैं तथा अनेक पदार्थों की प्राप्ति के लिए चेष्टा करते हैं। यहां तक जो मनोविज्ञान का स्वरूप है, लगभग हम देखेंगे कि दर्शन की उसी बात को मनोविज्ञान भी एंडोर्स करता है। लेकिन चेतना के शरीर से संबंध के विषय में मनोवैज्ञानिकों के विभिन्न मत हैं। कुछ के अनुसार मनुष्य के बृहत मस्तिष्क में होने वाली क्रियाओं तथा कुछ नाड़ियों के स्पंदन का परिणाम चेतना है। अब यहां से मनोविज्ञान धीमे धीमे दर्शन शास्त्र की परिधि से हट करके फिर विज्ञान की परिधि में प्रवेश करता है। ऊपर देखेंगे कि आप देखिए, दर्शन शास्त्र में हमारे जो समस्त अनुभूतियां हैं, उन अनुभूतियों का आधारभूत चेतना है। लेकिन अब जो हम आगे देख रहे हैं कि कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार हमारे मस्तिष्क में होने वाली क्रियाएं जो नाड़ियों के स्पंदन का परिणाम है, अर्थात कि कुछ नाड़ियां परस्पर स्पंदन करती हैं, उस स्पंदन से चेतना उत्पन्न हो जाती है। यह अपने में कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है, ऐसा कुछ मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि चेतना कोई स्वतंत्र तत्व हो, कहीं बाहर से आती हो, जैसा कि दर्शन स्वीकार करता है कि चेतना एक स्वतंत्र तत्व है और वो स्वतंत्र तत्व जब वास्तव में प्रकृति के संपर्क में आता है तो प्रकृति में चैतन्य का अनुभव होता है। ये दर्शन की अवधारणा है। लेकिन मनोविज्ञान अब विज्ञान के क्षेत्र में है, क्योंकि मनोविज्ञान में भी चीजें प्रयोगात्मक दृष्टि से आनी चाहिए। मनोविज्ञान भी विज्ञान की कोटि में है, वो वास्तव में बीच में है। आधी साइंस है, आधा दर्शन है। इसलिए मनोविज्ञान की फैकल्टी हम सोशल साइंस कहते हैं, क्योंकि मनोविज्ञान में वास्तव में व्यवहार का अध्ययन, अब मनुष्यों के व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान का इस समय प्रमुख विषय है। बिहेवियरल साइंस। अब मन का अध्ययन वास्तव में मनोविज्ञान से हट चुका है। जब दर्शन शास्त्र से मनोविज्ञान की शाखा अलग हुई, तब वास्तव में मनोविज्ञान का अध्ययन मन और चेतना थे। लेकिन अब मनोविज्ञान का विशुद्ध अध्ययन जो है ना, वास्तव में व्यवहार, मनुष्यों का व्यवहार विज्ञान। इसलिए कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि मस्तिष्क में होने वाली जो क्रियाएं हैं, कुछ नाड़ियों का स्पंदन जो होता है, स्पंदन के कारण जो उसका परिणाम ही चेतना है। चेतना अलग से कोई स्वतंत्र तत्व नहीं है। लेकिन कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि चेतना स्वयं एक तत्व है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, और उसका शरीर से आपसी संबंध है, अर्थात चेतना में होने वाली क्रियाएं शरीर को प्रभावित करती हैं। कभी कभी चेतना की क्रियाओं से शरीर प्रभावित नहीं होता है और कभी शरीर की क्रियाओं से चेतना भी प्रभावित नहीं होती है। लेकिन ये तो जो प्राचीन मनोवैज्ञानिक हैं उनकी अवधारणा के संदर्भ में है। लेकिन हम वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना को जड़ पदार्थ की क्रियाओं के परिणाम के रूप में समझने की चेष्टा की जाती है कि हमारे अंदर जो विभिन्न जड़ पदार्थ हैं, हमारे शरीर में जो विभिन्न जड़ पदार्थ हैं, जो विभिन्न प्रकार के जो केमिकल्स हैं, विभिन्न प्रकार की जो हमारी नस और नाड़ियां हैं
और विभिन्न परिस्थितियों में उनसे द्रवित होने वाले जो श्राव हैं वो विभिन्न प्रकार की स्थितियां उत्पन्न करते हैं। तो चेतना कोई अलग से तत्व नहीं है। चेतना यह है विभिन्न प्रकार के हमारे जो जड़ तत्व हैं उनका विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन हो जाता है। उस कॉम्बिनेशन से हम कभी सुख की अनुभूति करते हैं, कभी दुख की अनुभूति करते हैं, कभी ऐसी अनुभूति करते हैं। लगभग आधुनिक जो विज्ञान है, जो जिसे कहना चाहिए आयुर्विज्ञान, जो हेल्थ साइंस है, उसमें भी लगभग यही बात की जाती है कि भाई कुछ जो है ना हमारे जो रासायनिक जो परिवर्तन है शरीर में होने वाले हैं, जो केमिकल्स का जो रिएक्शन है ना, वो हमारे मन की स्थिति को अलग अलग तरह से करता रहता है। और कई बार आधुनिक उसमें मनोरोगियों को जब हम कोई चिकित्सा करते हैं तो कोई विभिन्न प्रकार की औषधि देते हैं जिससे हमारे शरीर में जो रासायनिक परिणाम है वो अलग तरह से हो जाएं और व्यक्ति शांत हो जाए। इस तरह की प्रक्रिया में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान लगा हुआ है। और मनोविज्ञान भी विभिन्न प्रकार के मॉड्यूल्स तैयार करके व्यक्तियों की जो मन की गुत्थियां हैं उनको सुलझाने का यत्न करता है। तो वर्तमान में मनोविज्ञान के अंतर्गत चेतना को जड़ पदार्थ की क्रियाओं के परिणाम के रूप में समझने की चेष्टा की जाती है। इसका मतलब यह है कि चेतना को शारीरिक क्रियाओं, स्नायुओं के स्पंदन आदि का परिणाम माना जाता है। इस प्रकार आधुनिक मनोविज्ञान में चेतना के अध्ययन की उपस्थिति समाप्त प्राय है। दो बड़े वैज्ञानिक हुए जिनका नाम है पेवलॉव और वॉटसन। उनके कथन के अनुसार मन अथवा चेतना के विषय में मनोविज्ञान में सोचना ही व्यर्थ है। मनोविज्ञान का विषय मनुष्य का दृश्यमान व्यवहार ही होना चाहिए, जो आजकल मनोविज्ञान में होता है। मनुष्य का जो व्यवहार है कि कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार क्यों करता है, उस क्यों का अध्ययन करता है मनोविज्ञान और बताता है कि इसके अंदर इसके जो विभिन्न शरीर में होने वाले जो विभिन्न रासायनिक जो परिणाम है उनके कारण ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है, ये व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करता है। और इसके चेतना में, या जिसे चेतना वो नहीं कहते हैं, कुछ मस्तिष्क में इस तरह की गुत्थियां हैं जिसके कारण एक व्यक्ति पर्टिकुलर व्यवहार में ही चला जाता है। तो इस तरह विज्ञान और मनोविज्ञान में चेतना के संदर्भ में हमने आज विचार किया। अब धीमे धीमे हम दर्शन की ओर जाएंगे, जो हमारा मुख्य विषय है। और मैं आशा करता हूं कि आपने इसे ध्यान से सुना है। और भी इस विषय में बहुत सामग्री आप देखेंगे इंटरनेट पे, और बहुत सारी चीजें उपलब्ध हैं। तो कोई उपयोगी सामग्री आप अपने आप भी देख सकते हैं।